Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, what's up? Welcome to my channel एड्यू शाह। और फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ लेकर के साइंस का MCQs। ये साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाला है जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कवर कर चुका हूँ और उसमें 40 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। आज मैं 20 मोर क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 41, सोप बबल लुक्स कलर ड्यू टू। सोप बबल जो होता है हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसमें एक तरह का कलर नज़र आता है। तो वो कलर जो हमें दिखता है वो किस लिए दिखता है? तो उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए डिस्पर्जन, बी रिफ्लेक्शन, सी इंटरफेरेंस या फिर डी एनी ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है उसकी वजह से हम लोग को सोप बबल में कलर देखने को मिलता है। राइट आंसर इज सी इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली ए। हम लोगों के घरों में आमतौर पर जो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराते हैं वो किस तरह का होता है? ए सीरीज कनेक्शन, बी पैरेलल कनेक्शन, सी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस या फिर डी सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो पैरेलल कनेक्शन होगा। हम लोग के घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन जो है सही आंसर है। देखिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स इज सेम and the total current is the sum of the currents through each component। हर एक कंपोनेंट में वोल्टेज जो है वो सेम होता है और जो टोटल करंट होता है वो सभी कंपोनेंट्स का सम होता है। द वायरिंग फॉर मोस्ट होम्स इज पैरेलल। इन पैरेलल सर्किट ईच ब्रांच रिसीव्स इक्वल करंट। हर एक ब्रांच में जो है इक्वल करंट जाता है। इफ वन ब्रांच इज इन द सर्किट इज ब्रोकन, अगर कोई एक ब्रांच सर्किट का टूट जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टिल फ्लो इन अदर ब्रांचेस। यानी कि एक ब्रांच में अगर करंट नहीं जा पा रहा है तो दूसरे ब्रांच में करंट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच में अगर करंट नहीं जा पा रहा है तो दूसरे ब्रांच में भी वो ब्रेक कर जाएगा, बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है कि हर एक ब्रांच में इक्वली करंट जाता है और कोई एक भी अगर ब्रेक होता है तो उससे दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसका एडवांटेज है। Next question number 43. A student finds the writing on the blackboard as blurred and unclear when sitting on the last desk in a classroom. However, he sees it clearly when sitting on the front desk. A student suffers from a vision defect known as। एक स्टूडेंट है, वो अगर पीछे में बैठता है तो उसको जो है बोर्ड में लिखी हुई चीज़ें काफ़ी धुंधली नज़र आती हैं और ठीक ठाक से नहीं दिखती, जबकि वो सामने जाकर के बैठता है तो उसको वो चीज़ सही से दिखाई देता है। तो इस तरह के स्टूडेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से बीमारी से जो है वो सफ़र कर रहा है। तो ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया या फिर ऑप्शन डी एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोपिया। मायोपिया इज द करेक्ट आंसर। मायोपिया को हम लोग जो है शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हुआ कि वो करीब का चीज़ देख सकता है आराम से, लेकिन दूर का चीज़ उसको जो है सही से नज़र नहीं आता है। मायोपिक आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. A swimming pool looks shallower than it is when seen by a person standing outside near it because of the phenomenon of। स्विमिंग पूल में जब हम लोग देखते हैं तो वो जितना है उससे शैलोअर नज़र आता है हम लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह क्या है? ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ए होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है ऐसा होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर एक कॉइन जो है पानी में गिरा हुआ है तो वो कॉइन जो है अपने असल जगह से थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। तो इसका वजह भी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 45. When a CD, that is compact disc used in audio and video systems, is seen in sunlight, rainbow-like colors are seen. This can be explained on the basis of the phenomena of। हम लोग देखे ही होंगे जो सीडी का कैसेट होता है जिसको हम लोग हाथ में जब लेते हैं तो वो जो है उसमें कई तरह के कलर्स नज़र आते हैं हम लोगों को।
उसमें रेनबो कलर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जो होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, या फिर ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो जो ये जो होता है प्रोसेस, इसमें जो है तीनों ही काम करता है। इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। तीनों प्रोसेस की वजह से जो है सीडी में जब हम लोग देखते हैं लाइट में तो वो जो है एक रेनबो लाइक कलर नज़र आता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, when an electrical safety fuse is rated marked as 16A, it means it, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो है फ्यूज़ यूज़ होता है। फ्यूज़ में अगर सपोज मान लीजिए 16A लिखा हुआ है, जहाँ पे A का मतलब अम्पेयर है यानी करंट का यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 16 अम्पेयर, ऑप्शन बी हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 वॉट, ऑप्शन सी विल वर्क इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 16 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी विल बी ब्लोन ब्रेक इफ करंट एक्सीड्स 16 अम्पेयर। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी होगा, विल बी ब्लोन ब्रेक इफ करंट एक्सीड्स 16 अम्पेयर। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज़। एक फ्यूज़ का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर उसमें से जो है बोर्ड से अगर एक्सेस करंट पास होगा तो वो घर के अप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। जितना डिज़ायर्ड करंट है अगर उससे ज़्यादा करंट पास कर जाएगा तो जितने अप्लायंसेस है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएंगे, वो ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से अगर 16 एम्पेयर का करंट इसमें से जाएगा या उससे ज़्यादा चला जाएगा 16 एम्पेयर से ज़्यादा, तो ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ताकि घर के जितने बाकी सारे अप्लायंसेस है वो बच सके। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ऑप्शन इज सॉलिड्स, बी लिक्विड्स, सी गैसेस, डी वैक्यूम। तो साउंड जो है वो सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है, गैसेस से भी जा सकता है, बट वैक्यूम से नहीं जा सकता है। सो आंसर इज डी। एक्चुअली साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और उसको प्रोपागेट करने के लिए किसी एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वैक्यूम जो है उसमें तो कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए वहाँ से साउंड नहीं ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन इसी जगह अगर लाइट होता तो वो ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। एक एयरप्लेन का जो लिफ्ट होता है वो किस प्रिंसिपल पे या थ्योरम पे बेस्ड होता है? ऑप्शन ए टॉरिसिलीज थ्योरम, ऑप्शन बी बर्नौलीज थ्योरम, ऑप्शन सी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका सही आंसर होगा बी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पर जो है ये बेस्ड होता है एयरप्लेन का लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरिटी नॉट द रीज़न। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कैपिलरिटी जो है वो रीज़न नहीं है? ऑप्शन ए ब्लॉटिंग ऑफ इंक, ऑप्शन बी राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ऑप्शन सी स्प्रेड ऑफ ए वाटर ड्रॉप ऑन अ कॉटन क्लॉथ, या फिर ऑप्शन डी राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉइलेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये जो अंडरग्राउंड वाटर जो राइज करता है इसके पीछे कैपिलरिटी यूज नहीं होता है। देखिए, कैपिलरिटी एक्शन और कैपिलरिटी इज अ फेनोमेनन वेयर लिक्विड स्पॉन्टेनियसली राइजेज इन अ नैरो स्पेस सच एज अ थिन ट्यूब और इन पोरस मटेरियल सच एज पेपर और इन सम नॉन पोरस मटेरियल सच एज लिक्विफाइड कार्बन फाइबर। यानी कैपिलरिटी एक ऐसा अमल है जिसमें लिक्विड जो है वो खुद ब खुद ऊपर चले जाता है, एक स्पेस के थ्रू जो है ऊपर उठने लगता है, या फिर किसी भी पेपर में पोरस मटेरियल सच एज पेपर में जो है वो फैलने लगता है, या फिर नॉन पोरस मटेरियल जैसे कि लिक्विफाइड कार्बन फाइबर हुआ उसमें फैलने लगता है। तो इसको हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ए सेंट्रीफ्यूगेशन, बी डायलाइसिस, सी रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर डी डिफ्यूजन। वॉशिंग मशीन जो होता है वो ए सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई चीज़ एक सर्कुलर मोशन करती है तो एक फोर्स उस पर एक्ट करता है जो उसके टुवर्ड्स द
आउटसाइड उसको खींचने की कोशिश करता है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसमें जो है डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो एक्सिस से बाहर चली जाती हैं, जबकि जो कम डेंस वाली चीज़ें होती हैं वो एक्सिस की तरफ में चली जाती हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग डेंसिटी वाली चीज़ों को अलग किया जाता है और इसे ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं और इसी का यूज़ मशीन में, वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। The sprinkling of water slightly reduces the temperature of a closed room because हम लोग देखते हैं अक्सर कि अगर हम लोग पानी जो है अगर छिड़कते हैं रूम में तो उस रूम का टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ लेस दैन दैट ऑफ द रूम। ऑप्शन बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ हाई। ऑप्शन सी, वाटर इज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या फिर ऑप्शन डी, वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर हैज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है हम लोगों का टेम्परेचर स्लाइटली कम हो जाता है। Water has a large latent heat of vaporization. When it is sprinkled over a large area, its evaporation occurs, which in turn causes cooling. जहाँ पे हम लोग पानी छिड़कते हैं तो वो क्या होता है, एवोपोरेट होकर के ऊपर उठने लगता है। एवोपोरेट होकर के ऊपर उठने लगता है तो क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग को ठंडक का भी एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इन इंडिया इज़। हमारा जो AC मेंस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है, हमारे हिंदुस्तान में कितना यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए 30 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 50 साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन सी 60 साइकिल पर सेकेंड या फिर ऑप्शन डी 120 साइकिल पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 साइकिल पर सेकेंड या फिर 50 हर्ट्ज़। ठीक है, इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज़ या फिर 50 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। हम लोग बहुत ही बार सुनते हैं ये टर्म शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट जो है वो सर्किट में क्या होता है? ए, वेरी कंटिन्यूसली, बी, इंक्रीजेज हेवीली, सी, डिक्रीजेज सब्सटैंशियली या फिर डी, डज नॉट चेंज। तो एक्चुअली इसका सही आंसर होगा बी, इंक्रीजेज हेवीली। एक्चुअली सर्किट में जो है करंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ह्यूज अमाउंट में तो ही शॉर्ट सर्किट होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। इफ़ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट। सपोज एक बॉडी है, उसको रगड़ रगड़ के हम लोग अगर चार्ज कर देते हैं तो उसके वेट में क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, रिमेन्स प्रिसाइजली कॉन्स्टेंट, बी, इंक्रीजेज स्लाइटली, सी, डिक्रीजेज स्लाइटली या फिर डी, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। या तो वो हल्का सा बढ़ सकता है उसका वेट या फिर हल्का सा उसका वेट जो है वो कम सकता है। क्वेश्चन नंबर 55। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, ए, टेम्परेचर, बी, वेलोसिटी, सी, प्रेशर या फिर डी, डेंसिटी। हम लोग देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड जो है वो तैरता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्लाउड का जो डेंसिटी होता है वो एयर के डेंसिटी से कम होता है। क्लाउड का डेंसिटी जो है एयर के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए हमें क्लाउड हवा में तैरता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 56। द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज। हमारे कान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज या फिर ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। A man with a dark skin in comparison with a man with a white skin will experience। दो इंसान हैं, एक अगर डार्क स्किन वाला है और एक गोरा स्किन वाला है तो उसमें क्या होगा? ए, लेस हीट एंड लेस कोल्ड, बी, लेस हीट एंड मोर कोल्ड, सी, मोर हीट एंड लेस कोल्ड, डी, मोर हीट एंड मोर कोल्ड। इसका सही आंसर होगा सी,
more heat and less cold. देखिए, we know that reflected amount of radiation in light object is more than that of dark object. रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होता है बनिस्बत डार्क ऑब्जेक्ट के. सो जिसका रंग थोड़ा काला रहेगा वो कम जो है अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर पाएगा, सो उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. Why does one experience a strong shock when one accidentally touches a live wire of say 220 volt? अगर गलती से कोई इंसान जो है 220 वोल्ट का मेंस वायर को टच कर देता है तो उसको बहुत ही भयानक एक शॉक लगता है. ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी लो, या फिर ऑप्शन बी, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी हाई, द ह्यूमन बॉडी इज सेंसिटिव टू इवन फीबल करेंट्स, या फिर ऑप्शन डी, द ह्यूमन बॉडी इज सेंसिटिव टू लार्ज करेंट्स ओनली. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी हाई. ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. विच जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट? कैंडल फ्लेम हम लोगों ने देखा है, जलता हुआ कैंडल का अगर फ्लेम रहेगा तो उसमें से सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन सा जोन होगा? ए, डार्क इनर मोस्ट जोन, बी, आउटर मोस्ट जोन, सी, मिडल ल्यूमिनस जोन, या फिर डी, सेंट्रल जोन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मिडल ल्यूमिनस जोन. मिडल ल्यूमिनस जोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 60. ए फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज. गर्मी के दिनों में अगर हम पंखा चलाते हैं, पंखा यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा मतलब कंफर्ट मिलता है, तो वो क्यों होता है? ऑप्शन ए, आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, बी, फैन सप्लाइज कूल एयर, सी, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, या फिर डी, आवर परस्पिरेशन एवापोरेट्स रैपिडली. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवर परस्पिरेशन एवापोरेट्स रैपिडली. हमें जो है हमारा पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि ठंडक का एहसास होता है और पंखा चलाने से हमें जो है थोड़ा राहत महसूस होता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, और हमने आज 20 क्वेश्चंस कवर कर लिया. मैं फिर अपने वीडियो के साथ आऊँगा पार्ट 4. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू, बाय बाय.